नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नाटो से अलग होने के लिए बहुत ही गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। हालांकि नाटो से अपनी नाराज़गी, नाटो से अपने को अलग करने या अपनी जिम्मेदारियां कम करने के बारे में वो लगातार कहते रहे हैं। अपने पिछले टर्म में भी उन्होंने कहा था और इस टर्म में भी जब से उन्होंने शपथ ली थी राष्ट्रपति पद की, तब से वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा है जब उन्होंने इस तरह से दो टूक शब्दों में कहा है कि वो नाटो से अलग होने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बल्कि यही नहीं, उन्होंने कुछ और ऐसी बातें कही हैं जो निश्चित रूप से बताती हैं कि ये नाटो से उनका मोह भंग हो गया है बुरी तरह से, और वो नाटो से अलग होने के लिए गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा है, पहले उसे समझ लें कि उसमें कितना तीखापन है और कितनी गहराई है इस उनके इरादों में। तो उनका जो ताज़ा बयान है उसमें उन्होंने कहा कि ओ यस, आई वुड से इट्स बियॉन्ड रिकंसिडरेशन। I was never swayed by NATO. I always knew they were a paper tiger. यानी नाटो को वो कागजी शेर बता रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो नाटो से कभी भी प्रभावित नहीं थे और उसको कंसीडर कर रहे हैं उससे अलग होने का। उन्होंने अपने यूरोपीय सहयोगियों के ऊपर ये तक आरोप लगाया कि ईरान युद्ध में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने के लिए उन्होंने नौसैनिक मदद नहीं दी और अमेरिका ने अकेले लड़ाई लड़ी। और यहाँ तक कह गए वो कि यू विल हैव टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू फाइट फॉर योर सेल्फ। द USA वोंट बी देयर टू हेल्प यू एनी मोर। यानी अपनी तरफ से उन्होंने नाटो से हाथ खींच लिए हैं। अगर यूरोप पर कोई संकट आता है, किसी तरह की कोई जंग छिड़ती है, तो वो साफ कह रहे हैं कि हम आपके लिए खड़े नहीं होंगे, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग में आप हमारे साथ नहीं आए। अब ये ट्रंप की खिसियाहट है, बौखलाहट है, झुंझलाहट है, हताशा है, निराशा है, सब कुछ है। बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने जिस तरह से ईरान पर हमले किए, बिना किसी अपने सहयोगी देशों को विश्वास में लिए हुए, नाटो को विश्वास में लिए हुए, और पिछले जो जंग अमेरिका ने छेड़ी है उसमें तो उसने अपने नाटो सहयोगियों को साथ लिया, कोएलिशन फोर्सेस बनाई और फिर हमले किए। यहाँ वो अकेले इजराइल के साथ हमले करने निकल पड़े थे और इसे पूरे यूरोप ने खारिज कर दिया। इतने दबाव और धमकियों को भी नज़रअंदाज कर दिया और खुलकर कहा कि ये हमारी वॉर नहीं है, ये इजराइल की वॉर है, ये अमेरिका की वॉर है, ये हमारी वॉर नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। यहाँ तक कि अपने जो सैन्य अड्डे थे उनका इस्तेमाल करने तक पर उन्होंने सहमति नहीं दी। ब्रिटेन ने बीच में एक बार ये सहमति दी, लेकिन ये कहा कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। और स्पेन तो खुलकर खड़ा हो गया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि ये हमारी वॉर नहीं है और ये बहुत ही ख़राब जंग है, ख़राब फैसला है। और उन्होंने अपने यहाँ सैनिक अड्डे, हवाई पट्टियाँ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि अपने एयर स्पेस को भी इस्तेमाल करने से उन्होंने रोक दिया। तो सबसे कड़ा स्टैंड तो स्पेन ने लिया है। फ्रांस ने भी इसी तरह की बात कही, जर्मनी ने भी कह दिया कि ये हमारी वॉर नहीं है। तो एक तरह से जो यूरोप के देश हैं उन्होंने अमेरिका को अकेला छोड़ दिया। और ये ट्रंप की झुंझलाहट की सबसे बड़ी वजह है। वो महसूस कर रहे हैं कि अकेले होने की वजह से वो ईरान की जंग में मात खा रहे हैं, मात खा चुके हैं। और आप सब जानते हैं कि वो लगातार किस तरह से बहाने ढूंढ रहे हैं ईरान वाली जंग से बाहर निकलने के लिए। वो कह चुके हैं कि दो हफ्ते में जंग ख़त्म हो जाएगी। धमकियां वो बराबर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि वो भाग रहे हैं। लेकिन ये दूसरा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि क्या ट्रंप ने जो धमकी दी है उसको लेकर वो कितने सीरियस हैं, वो क्या करेंगे। और दूसरा, क्या वो अमेरिका से माफ़ कीजिएगा नाटो से अलग होने के बारे में सोच रहे हैं
रिश्ता तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने ये तो कहा है कि यूरोप अपना खर्चा खुद उठाए, अपनी सुरक्षा का दायित्व खुद निभाए, सुरक्षा का जो खर्च है उसको भी कम से कम 2% अपनी जीडीपी का खर्च करने का दबाव डाला, जिसको यूरोपीय देशों ने स्वीकार भी कर लिया और वो बढ़ा रहे हैं। 2 से 3% तक जाने की बात हो रही है। कितना खर्च करेंगे पता नहीं है, लेकिन यूरोप का भी विश्वास अमेरिका पर हिल चुका है। यूरोप को लग रहा है कि अब अमेरिका से सुरक्षा के मामलों में हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के राज में बिहेव कर रहा है वो भरोसेमंद नहीं है। जिस तरह से अमेरिका ने ग्रीनलैंड को हड़पने की धमकी दी और उसके पहले टैरिफ वार में अपने मित्र देशों पर जिस तरह से दबाव बनाया, धमकियां दी, ब्लैकमेलिंग की, बुली किया, उस सब से यूरोप के देश बेहद अंदर अंदर बहुत खफा हैं। और यहाँ तक कि इटली, जो कि राष्ट्रपति ट्रंप की बहुत ही फेवरेट रही हैं, उन्होंने तक अभी कह दिया कि ईरान की वार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो पूरा यूरोप एक तरह से उनकी वार के खिलाफ खड़ा हो गया और पूरा यूरोप, मतलब यूरोप में जो नाटो के देश हैं, उन्होंने ट्रंप साहब को थैंक यू कह दिया। तो ये थैंक यू भारी पड़ रहा है ट्रंप को, क्योंकि उनकी जगहसाई हो रही है और घर के अंदर यानी अमेरिका में उनकी पहले से ही फजीहत हो रखी है। तो ये जंग उन पर भारी पड़ रही और इसलिए वो बौखलाए हुए हैं और धमकी दे रहे हैं कि हम अलग हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या ये संभव है? ये आसान नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, क्योंकि 2023-24 के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA में ये कानून बना दिया गया है कि नाटो से निकलने के लिए कांग्रेस को 2/3 बहुमत जरूरी है। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं, वो कह रहे हैं मुझे कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, कानूनी लड़ाई होगी तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में निपट लिया जाएगा। और क्या पता सुप्रीम कोर्ट में कंजर्वेटिव जजेस का बहुमत है तो वो ट्रंप के हक में भी फैसला कर दे। तो ये जो ट्रंप का अपना एक अंदाज है वो तो है ही, और उससे साफ साफ दिख रहा है कि वो नाटो के बारे में गंभीर नहीं है और ना इस कानून को लेकर चिंतित हैं। इसीलिए उन्होंने अभी जनवरी 2026 में ही नाटो के कुछ स्ट्रक्चर से 200 सैनिक वापस बुला लिए। पूरा एग्जिट घोषित नहीं किया, लेकिन ये दबाव की राजनीति साफ दिख रही है। और ग्रीनलैंड पर जिस तरह से उन्होंने रुख अपनाया हुआ है उससे यूरोप के देश, नाटो के देश बौखलाए हुए हैं, नाराज़ हैं। उन्हें लग रहा है कि जब जो नाटो की जो आर्टिकल 5 है उसके तहत एक देश पर हमला यानी सारे देशों पर हमला माना जाएगा, तो जब ये डेनमार्क का हिस्सा है, उसकी देश का हिस्सा है, तो उस पर कब्जा करना एक तरह से नाटो से विश्वासघात है, नाटो के इस नियम का उल्लंघन है और फिर बाकी देशों को भी डेनमार्क के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो ये आमने सामने होने की भी बात है। तो ये क्या अब सवाल उठता है कि क्या नाटो खत्म हो रहा है? नाटो के खत्म होने की आशंकाएं प्रबल हो गई हैं। अगर अमेरिका पूरी तरह से विड्रॉ नहीं भी करता है और एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक संबंध रहता है तो उससे यूरोप के देशों की चिंताएं खत्म नहीं होती हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा, एक वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ेगा। और इसीलिए जो यूरोपीय देश हैं वो अब अपने पैरों पर खड़ा करने की बात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ाने और यूरोप को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की बात कही है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि ने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पर जोर दिया है। और म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 2026 में, उसमें भी इसी बात की चर्चा है। तमाम जो यूरोप के देश हैं अब पूरी तरह से ये मान कर चल चुके हैं कि हमें अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और इसलिए वो अपना रास्ता खोज रहे हैं। और ये बात इस ईरान युद्ध के दौरान और भी खुलकर सामने आ गई जब उन्होंने ट्रंप के पीछे चलने से इनकार कर दिया। ट्रंप को लग रहा था अमेरिका तो अमेरिका है, सर्वशक्तिमान है, हम आगे बढ़ जाएंगे तो झट मार कर ये सारे देश पीछे आएंगे। लेकिन पहली बार
यूरोप के देशों ने थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी दिखाई है और उन्होंने इस धौंस डपट में वो नहीं आए हैं। तो ये जो स्थिति बनी है इसमें अमेरिकी रोल अब बहुत कम होने वाला है। ऐसी सूरत में होगा क्या? क्या यूरोप केंद्रित एक नाटो आकार लेगा, यानी जो यूरोप के देश हैं वही आपस में समझौता करके आपस में कुछ ज़्यादा खर्च बढ़ाकर अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करेंगे? क्या इस रास्ते पर चलने के लिए वो निकल पड़े हैं? ये अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो शायद इंतज़ार करेंगे नवंबर का कि उसमें जो मिड टर्म के इलेक्शंस होते हैं उसमें ट्रंप की स्थिति क्या होती है, और ट्रंप अगर कमज़ोर होते हैं तो फिर उसके बाद क्या वो नाटो से अलग होने का राग अलापते हैं या चुप बैठ जाते हैं, या फिर ट्रंप के हटने के बाद जो नई सरकार आती है वो किस तरह से रिएक्ट करती है। क्या उसकी नज़र में भी नाटो की उपयोगिता खत्म हो गई होगी और वो उससे अलग होने के बारे में सोचेंगे? देखिए, ये संभावना बहुत प्रबल है कि जो अभी ट्रंप कर रहे हैं वो सिलसिला आगे बढ़े, क्योंकि ये अमेरिकी जनमत का सवाल है। धीरे धीरे अमेरिका के लोगों को ये लगने लगा है कि अमेरिका नाटो का खर्च क्यों उठाए, अमेरिका दूसरे देशों की सुरक्षा पर क्यों ध्यान दे, अमेरिका खुद शक्तिशाली बने और अपनी रक्षा करे, बाकी देशों की चिंता न करे। हालांकि नाटो की वजह से अमेरिका का जो ऑरा है, जो उसका प्रभाव क्षेत्र है, प्रभामंडल है, वो काफ़ी बढ़ जाता है, बढ़ा हुआ था। दुनिया भर में करीब 900 अड्डे हैं अमेरिका के जो नाटो से जुड़े हुए हैं, और यूरोप में तो खैर उसका केंद्र है ही। तो सवाल ये उठता है कि क्या पूरी तरह से जो यूरोप के देश हैं वो अपना स्वतंत्र नाटो की स्थिति में जाना चाहते हैं, और ये अमेरिका का जो जनमत बन गया है नाटो के खिलाफ, अमेरिका फर्स्ट के पक्ष में, उसमें क्या अगले जो अगर मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी का ही कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो क्या वो हट पाएगा? क्योंकि जनमत अब उस तरह का बन गया कि आप दुनिया भर में फौजें मत भेजिए, दुनिया भर में अड्डे रखने की क्या ज़रूरत है, दुनिया भर में साजो सामान फैलाने की क्या ज़रूरत है, इतना खर्च क्यों करें। और क्योंकि अमेरिका का जो कर्जा है वो 39 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अमेरिका कर्ज में डूबता जा रहा है, और अगर ये नाटो का बोझ उस पर बढ़ा तो वो और भी खतरे में पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कि अमेरिका का जनमत अब नाटो के पक्ष में नहीं है। सवाल उठता है कि यूरोप के देश अगर ये तय कर चुके हैं कि हमें अपनी सुरक्षा आप करनी है, तो उसके सामने क्या ये विकल्प है, क्या वो इसमें सक्षम है? देखिए, अपनी सुरक्षा मजबूत करने, अपना एक नया सुरक्षा कवच बनाना आसान काम नहीं होगा। अमेरिका के पास बहुत विशाल धन है और साधन संसाधन है, टेक्नोलॉजी है, हथियार हैं, जिसके बूते यूरोप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। अब अगर वो पूरा का पूरा विड्रॉ हो रहा है या आंशिक रूप से रह जाता है तो उन्हें अपना पूरा तंत्र खड़ा करने में बहुत वक्त लगेगा, और ये वक्त उनके उल्टे भी पड़ सकता है। ख़ास तौर पर जो रूस ने यूक्रेन में किया है, क्या किया है, उसके कारण क्या हैं, रूस का यूक्रेन पर हमला कितना जायज़ है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन यूरोप के देश इसको इस तरह से देखते हैं कि रूस का जो मंतव्य है, इरादा है, वो विस्तारवादी है, वो आसपास के देशों पर कब्जा करने के मूड में है। लेकिन दरअसल सच्चाई क्या है? क्या रूस सचमुच में ऐसा कर रहा है या चाहता है? ऐसा लगता नहीं है, बल्कि ये एक तरह से कहा जा रहा है कि बेहतर तो ये होगा कि यूरोप रूस के साथ कोई तालमेल कर ले, रूस के साथ संधि कर ले, और ये जो सुरक्षा का खतरा है इसको अपने आप खत्म किया जा सकता है। देखिए, कोल्ड वार के दौरान नाटो बना था। कोल्ड वार में सोवियत संघ था, उसके इरादे दूसरे थे, दूसरी राजनीति थी, दोनों ब्लॉक थे, उनके बीच कंपटीशन था। अब वैसी बात नहीं है। अब तो रूस उतना मजबूत भी नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत
कमज़ोर हो गया है उसकी तुलना में। सैन्य शक्ति उसके पास ज़रूर है, लेकिन यूक्रेन में 3 साल से युद्ध, 4 साल से युद्ध लड़ते लड़ते वो भी कमज़ोर होता जा रहा है। ऐसी सूरत में रूस उतना बड़ा खतरा नहीं है। दरअसल रूस की चिंताओं को अगर यूरोपीय देश एड्रेस कर दें तो शायद ये एक बहुत ही सुरक्षित काम होगा। उन्हें सुरक्षा खर्च भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा और ये एक गारंटी भी मिल जाएगी रूस की तरफ से। रूस क्या चाहता है? रूस यही चाहता है कि नाटो का विस्तार उसकी सीमाओं तक ना हो। उसे ये गारंटी मिले कि यूक्रेन में नाटो के सैनिक तैयार नहीं होंगे, यूक्रेन को इस तरह से कोई मदद नहीं देगा, या जो रूस की सीमा से लगे देश हैं उनमें भी इस तरह की हरकत नहीं होगी। तो इस तरह का वादा करने में यूरोप को क्या मुश्किल होनी चाहिए? अगर दोनों पक्ष बैठकर बात कर लें तो एक तरह की संधि बन सकती है कि रूस अपना विस्तार नहीं करेगा अपनी सीमाओं के इधर, और यूरोपीय देश किसी तरह से रूस को परेशान करने के लिए किसी तरह का आक्रामक रुख अख्तियार नहीं करेंगे। इन जो सीमांत देश हैं उनमें कोई बड़ी सैन्य उपस्थिति नहीं रखेंगे। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग अगर कर लें तो यूरोप के देशों का बहुत भला हो सकता है, और इसलिए भी भला हो सकता है कि रूस यूरोप की जो ऊर्जा की ज़रूरत हैं उनको काफ़ी हद तक पूरा करता है। तो अगर दोनों के बीच में ये एक विश्वास कायम हो सके और दोनों एक दूसरे का सहयोग करें तो उन्हें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अमेरिका का खतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है रूस के लिए, और यूरोप के लिए रूस का खतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। और जो यूरोप अभी आर्थिक मंदी, तंगी से गुज़र रहा है, बुरी तरह से प्रभावित है, उसे भी एक रास्ता मिलेगा फिर से खड़े होने का। तो सबसे बेहतर विकल्प तो यही है। लेकिन यूरोप में अभी ये गांठ बनी हुई है रूस को लेकर, और वो गांठ जब तक नहीं खुलती है तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। समझदारी की बात कुछ यूरोप के देशों ने की है कि रूस के साथ भी हमें संवाद कायम करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। जैसे इमैनुअल मैक्रों ने अभी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ही कहा था कि सिक्योरिटी और आर्किटेक्चर बनना चाहिए जिसमें रूस के साथ संवाद का समय आने पर तैयार रहना चाहिए। तो ये संवाद अगर हो जाए तो एक बहुत बेहतर स्थिति होगी, सुरक्षित स्थिति होगी। लेकिन अमेरिका पर अब भरोसा करना एक मुगालते में रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।